नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के तेज होते आंदोलन की। नेपाल की राजनीति में अचानक आई गर्माहट की। बताएंगे कि अमित शाह के बंगाल दौरे में आज क्या रहा खास और सोनिया की चिट्ठी पर महाराष्ट्र में क्यों मचा घमासान। और बुलेटिन के आखिर में बात सिलेंडर की सब्सिडी के खेल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस में तेज हुई संगठन में बदलाव की प्रक्रिया। तेलंगाना, गुजरात और पंजाब के पार्टी संगठन में जल्द होगा बदलाव। बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा जल्द। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, राज्य में अब नहीं लगाई जाएगी पूर्णबंदी। रात्रिकालीन बंदी के प्रस्ताव को भी किया खारिज। 6 महीने तक मास्क पहनना बना रहेगा जरूरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने भी तेज की तैयारियां। बंगाल कांग्रेस प्रभारी जितिन प्रसाद ने वामपंथी दलों के साथ जल्दी ही गठबंधन के ऐलान का दिया संकेत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। सोमवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के 3 दिन के दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। चुनावों की तैयारियों का लेगी जायजा। अगले साल मार्च-अप्रैल में हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान। जीएसटी मामले में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को दी राहत। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश बाजार से ले सकेंगे अतिरिक्त चार्ज। मिलेंगे 16,728 करोड़ रुपए। अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 25वां दिन था। आज भी सरकार और अन्नदाताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे। उनके आंदोलन के खिलाफ जो प्रचार चल रहा है उसे रोका जाना चाहिए। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार नए कृषि बिल पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुझाव पर सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि समस्या बढ़ती जा रही है। आज यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के नेताओं ने गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के जिलों से आ रहे अन्नदाताओं की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया जा रहा है। अगर ये समस्या 24 घंटे में दूर नहीं की गई तो वो हाईवे की दूसरी लेन भी बंद कर देंगे। वहीं महाराष्ट्र के अन्नदाताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। अन्नदाताओं के नेता अजित नवले का कहना है कि 21 दिसंबर को महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में अन्नदाता दिल्ली जाकर कानून का विरोध करेंगे। इसी बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे और वहां मत्था टेका। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बैठे अन्नदाताओं को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहां आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं ने कहा कि पीएम मोदी अपने मन की बात करने की बजाय हमारे मन की बात सुन ले। जो कानून हमने मांगा ही नहीं है उसे हम पर थोपा नहीं जाए। जिस तरह से सरकार में शामिल लोग हमारे आंदोलन को पंजाब का आंदोलन बताने में जुटे हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के लोगों का नहीं है बल्कि पूरे देश के अन्नदाताओं का है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यानी साफ है कि अब दिल्ली में किसानों की दहाड़ तेज होने वाली है, जिससे मोदी सरकार हिलने वाली है। अब देखना होगा कि क्या इस आक्रोश से सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं। राजीव जी, आज भी सरकार की ओर से ऐसे संकेत नहीं दिए गए कि वो आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं से बातचीत करने की तैयारी में है। अन्नदाताओं का कहना है कि पीएम अपने मन की बात कहने की जगह अगर अन्नदाताओं के मन की बात सुन ले। अन्नदाता पीएम से बात करना चाहते हैं। पीएम आज गुरुद्वारे जरूर गए, लेकिन सिर्फ गुरुद्वारे जाने से इसका कोई हल निकल आएगा या फिर पीएम को अन्नदाताओं से बात करनी होगी? जी दामिनी, हमारे देश के पीएम मोदी कई बार अपने कुछ कामों से लोगों को चौंका देते हैं। गुरु तेग बहादुर की शहादत को नमन करने के लिए रकाबगंज गुरुद्वारे अचानक पहुंचना भी ऐसा ही एक काम था। उनके गुरुद्वारे जाने की चर्चा खास तौर पर इस बात को लेकर हुई कि वे बिना किसी सुरक्षा तामझाम के सादगी से चले गए। लेकिन मोदी जी की असली तारीफ तो तब होती जब वो अचानक इसी तरह किसानों के बीच पहुंचने का कोई काम करते या कम से कम उनसे सीधी बातचीत के लिए वक्त निकालते। कितने दुख की बात है दामिनी कि पिछले 25 दिनों से देश के हजारों किसान सारी मुश्किलें सहकर दिल्ली के बाहर जमा हैं और सरकार उनके असंतोष का कोई समाधान ही नहीं निकाल पा रही है। देखिए दामिनी, इस आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री के गुरुद्वारे जाने के राजनीतिक अर्थ समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन सरकार को यह याद रखना चाहिए कि यह आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का नहीं है, बल्कि देश के अधिकतर राज्यों के किसान इसमें साथ आगे बढ़ रहे हैं। खेती किसानी कोई राजनीति नहीं है जिसमें क्षेत्रीयता या भाषावाद या धार्मिकता या जातिवाद से काम चल सकेगा। खेती की दिक्कतों को समझने के लिए किसानों से ही बात करनी होगी और सरकार किसानों से चर्चा के अलावा बाकी सब कुछ कर रही है। कभी चिट्ठी लिखना, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो कभी विपक्षियों पर इल्जाम बढ़ना और अब गुरुद्वारे जाना। लेकिन ऐसी रणनीतियों से मौजूदा समस्या का हल तो नहीं निकलेगा ना। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजीव जी। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
बवाल नेपाल में भी मचा हुआ है। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल दो गुटों में बंट चुकी है। सरकार पर कब्जे को लेकर चल रही इस रस्साकसी में अचानक पीएम केपी शर्मा ओली ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या फैसला लिया ओली ने जिससे मच गई है पूरे नेपाल में हलचल? देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल की राजनीति में अचानक माहौल गर्मा गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश कर दी है। सुबह ओली ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट ने संसद भंग करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास पहुंचे और कैबिनेट की सिफारिश उन्हें सौंप दी है। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति ने कैबिनेट की सिफारिश पर अपनी मुहर भी लगा दी। राष्ट्रपति के कार्यालय की ओर से बताया गया कि कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने देश में अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई के बीच चुनाव कराने का फैसला किया है। दूसरी ओर नेपाल के विपक्षी दलों ने ओली कैबिनेट के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। ओली कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री बर्शमन पुन ने कहा कि आज की कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। ओली पर संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने का दबाव है जो उन्होंने मंगलवार को जारी किया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भी इस पर अपनी मुहर लगा चुकी हैं। इस अध्यादेश को लेकर सरकार पर विपक्ष और पार्टी दोनों ही ओर से बेहद दबाव था। आज सुबह 10 बजे जब नेपाल में पीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई तो उम्मीद यही थी कि पीएम इस अध्यादेश को वापस लेने की सिफारिश करेंगे, लेकिन उन्होंने बैठक शुरू होते ही संसद भंग करने का प्रस्ताव रख दिया, जिसका किसी ने भी विरोध नहीं किया। दूसरी ओर ओली के फैसले को लेकर उनकी पार्टी में भी विरोध तेज हो गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण जी श्रेष्ठ ने कहा कि ये निर्णय जल्दबाजी में किया गया है। कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री भी उपस्थित नहीं थे। ये लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है और राष्ट्र को पीछे ले जाएगा। इसे लागू नहीं किया जा सकता। ओली की सिफारिश के बाद विपक्ष में भी हलचल मच गई है। नेपाल कांग्रेस पार्टी ने तुरंत ही पार्टी की विशेष बैठक बुलाने का फैसला किया। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। नेपाली कांग्रेस ने भी नए चुनाव की तैयारियों के संकेत दिए हैं। नेपाल की संसद भंग हो चुकी है, नए चुनाव की तैयारी है। जिस समय नेपाल में चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है, लगभग उसी समय भारत में भी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा चल रहा है। आज अमित शाह ने बीरभूम जिले में रोड शो किया। तो आज पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे से क्या क्या रही हलचल, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 10 साल से ममता बनर्जी का दबदबा बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दीदी के दबदबे को चुनौती तो दी, लेकिन फिर भी राज्य में टीएमसी ही सबसे बड़ी पार्टी बनी रही। अब विधानसभा चुनाव सामने है तो बीजेपी टीएमसी से राज्य की सत्ता छीनने की कोशिश में है। राज्य में पार्टी के बड़े नेताओं को लगातार दौरे हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन से बंगाल का दौरा चल रहा है। कल वो मिदनापुर में थे तो आज बीरभूम में उन्होंने पार्टी की ताकत दिखाई। अमित शाह ने बीरभूम में रोड शो किया। रोड शो में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि इस बार बीजेपी को सत्ता देगी। ममता दीदी के प्रति लोगों का गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। बंगाल अब परिवर्तन को तैयार है। ये परिवर्तन बंगाल के विकास के लिए होने जा रहा है। ये परिवर्तन बंगाल में राजनीतिक शांति स्थापित करने के लिए है। ये परिवर्तन टोलाबाजी खत्म करने के लिए है। रोड शो से पहले अमित शाह शांति निकेतन स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी गए। यहाँ पर उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। इसके बाद बीरभूम में बाउल गायक के घर दोपहर का भोजन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम हो चुका है। इसलिए पार्टी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हर महीने बंगाल आने का कार्यक्रम रखा है। जनवरी से पीएम मोदी के भी पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम शुरू होंगे। बंगाल में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए टीएमसी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी लगातार राज्य का दौरा कर रही हैं। ममता पार्टी नेताओं के साथ भी लगातार संपर्क में है। टीएमसी भी अमित शाह को जवाब दे रही है। पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि अमित शाह को बंगाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बंगाल की जनता दीदी के साथ है और टीएमसी इस बार भी बंगाल में आसानी से विधानसभा चुनाव जीतकर एक बार फिर सरकार बनाएगी। बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल पर है, जिससे सत्ताधारी टीएमसी की चिंता बढ़ी हुई है। चिंता महाराष्ट्र सरकार की भी बढ़ी हुई है। राज्य में 3 दलों ने गठबंधन करके महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई है। सरकार को 1 साल हो चुका है, लेकिन गठबंधन में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में तालमेल बीच बीच में डगमगाने लगता है। और ऐसा ही कुछ इस समय कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद दिख रहा है।
तो सोनिया की चिट्ठी से महाराष्ट्र में गठबंधन सहयोगियों के बीच क्यों मचा बवाल, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी। सोनिया गांधी का कहना था कि उनकी पार्टी ने इस समुदाय के वेलफेयर को लेकर कई वादे किए हैं और अब जब उनकी यहाँ सरकार है तो उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए। शिवसेना की ओर से तो सोनिया की चिट्ठी पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, लेकिन एनसीपी इससे नाराज दिख रही है। एनसीपी नेता इसे सरकार के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप बता रहे हैं। एनसीपी के तेवरों को देखते हुए कांग्रेस की ओर से सफाई दी जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी की चिट्ठी को सिर्फ बातचीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने सरकार को सिर्फ अपनी चिंता से अवगत कराया है, उनका सरकार पर कोई दबाव नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी सोनिया की चिट्ठी पर कांग्रेस की राय का समर्थन किया है, लेकिन एनसीपी को ये रास नहीं आ रहा। राज्य में एनसीपी और कांग्रेस के बीच लगातार दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। महाराष्ट्र में जल्दी ही ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं और तीनों ही पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वो पंचायत चुनावों में आपस में गठबंधन नहीं करेंगे, यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। ऐसे में तीनों ही दलों के बीच दूरियां आती दिख रही हैं। महाराष्ट्र में सरकार है, लेकिन फिर भी सहयोगियों में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं बिहार में सत्ता करीब आकर हाथ से निकल गई। इसे लेकर कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी में अब मंथन शुरू हो गया है। चुनावों में कहां चूक हुई, इसे लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए ये रिपोर्ट। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने एनडीए को बड़ी चुनौती दी थी। शुरुआत में तो लगा था कि महागठबंधन आसानी से सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लेगा, लेकिन पार्टी बहुमत के करीब आकर फिसल गई। विधानसभा चुनावों के जब परिणाम आए तो शुरुआत में तो आरजेडी की ओर से आरोप लगाए गए कि वोटिंग में तो उनकी पार्टी को जीत मिली, लेकिन काउंटिंग में प्रशासन ने सरकार के दबाव में उन्हें हरा दिया। लेकिन अब आरजेडी विपक्ष की भूमिका निभाने का मन बना चुकी है और हर मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी भी कर रही है। लेकिन चुनावों में मिली हार को लेकर कहां चूक हो गई, इसे लेकर चर्चा भी कर रही है। अब पार्टी ने इसे लेकर सोमवार 21 दिसंबर को पार्टी कार्यालय पर 11 बजे समीक्षा बैठक बुलाई है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक में चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर कृषि कानूनों पर भी चर्चा होगी। पार्टी राज्य की कानून व्यवस्था सहित अन्य मसलों पर भी सभी से राय लेगी। इसके लिए नेताओं को लिखित रूप से अपनी राय देने को कहा गया है। बैठक में विधानसभा चुनाव के आरजेडी के सभी उम्मीदवार, सभी जिला अध्यक्ष, सभी जिले के प्रधान महासचिव को भी बुलाया गया है। तेजस्वी यादव चुनाव में हारे हुए सभी उम्मीदवारों से सीधे बातचीत करेंगे। अब देखना है कि आरजेडी की बैठक में हार के कारणों के अलावा सरकार के खिलाफ क्या रणनीति बनती है। और बुलेटिन के आखिर में बात सिलेंडर के बढ़ते दाम की। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक महीने के अंदर ही 100 रुपए बढ़ चुके हैं, लेकिन जनता के खाते में सब्सिडी बही जा रही है। सब्सिडी के इस खेल में गैस कंपनियां जनता को करोड़ों की चपत लगा रही हैं। जनता सरकार से पूछ रही है कि उनकी सब्सिडी कहां जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। सरकार की तरफ से जब भी गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ाई जाती है, तो जो ग्राहक सब्सिडी का लाभ ले रहा हो, बढ़ी कीमत उसके खाते में वापस लौट आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। एक महीने के अंदर ही 50-50 रुपए करके 2 बार में कुल 100 रुपए घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए हैं। सब्सिडी धारक ग्राहक इस बात से निश्चिंत थे कि बढ़े हुए पैसे उनके खाते में सब्सिडी के रूप में आ जाएंगे, लेकिन जब ग्राहकों के खाते में वही पुरानी 57.71 रुपए की सब्सिडी आई तो ग्राहकों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देश के करोड़ों घरेलू गैस उपभोक्ता जब एजेंसी से बात कर रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि सरकार ने बढ़ी हुई सब्सिडी को ऑनलाइन अपडेट नहीं किया है। कीमत बढ़ाकर करोड़ों रुपए गैस कंपनी ग्राहकों से वसूल चुकी है। केवल मध्य प्रदेश में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या 1,51,55,067 है। जब पिछले महीने गैस सिलेंडर 678 का था, तब सब्सिडी 57 रुपए 71 पैसे आती थी। अब सिलेंडर जब 778 रुपए का हो गया है तो सब्सिडी भी लगभग 100 रुपए बढ़कर आनी चाहिए, जो गैस कंपनियों द्वारा नहीं दी जा रही है। सब्सिडी कभी 57 आती है, कभी आते ही नहीं है, या 70 रुपये आई, तो ऐसा विरोधाभास चल रहा है। और ये सब्सिडी बाकी बची हुई जा कहाँ रही है, इसकी जानकारी तो मैं भी जानना चाहूँगा जनता की तरफ से कि इस पर सरकार का क्या अंकुश है,
कंपनियों के किन खातों में जा रही है और क्यों जा रही है और किसके निर्देश से जा रही है। गैस कनेक्शन जो है, मेरा जो इंडियन गैस कनेक्शन है 100 रुपये बढ़ के इस बार मेरे पास आया हुआ है, लेकिन सब्सिडी जो है मात्र मेरे पास 57 रुपये 71 पैसे आई है, जो पहले के अनुसार आई है। जितनी पहले आती थी वही मेरे पास अभी है, जबकि सिलेंडर पे 100 रुपये बढ़ चुके हैं। ये मेरे पास का मैसेज भी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। 57 रुपये 71 पैसे मेरे पास सब्सिडी आई हुई है। जो 678 का हम लोग को सिलेंडर मिलता था और आज 778 का मिल रहा है। पहले मेरे खाते में 57 रुपये आती थी सब्सिडी और आज वही मेरे 57 रुपये आ रही है। तो जो रेट बढ़ा तो सब्सिडी भी बढ़ना चाहिए, वो आज नहीं मिल रही। मोदी सरकार ने जब सरकार आई तो कही थी कि भ्रष्टाचार सरकार को हम मुक्त करेंगे भारत, आज खुद ही लिप्त हो गई है। कितना करोड़ रुपए आज मैं देख रहा हूँ, 7.5 करोड़ देश मध्य प्रदेश या पूरे देश के अंदर 136 करोड़ जनसंख्या है और आज उनको एक एक रुपये से जोड़ के और एक एक आदमी पर रखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। पूरे देश में पिछले एक महीने में गैस सिलेंडर की कीमत 2 बार बढ़ी है। 50-50 रुपये करके 100 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं। लेकिन यदि हम सब्सिडी की बात करें तो पहले के समय में भी 57 रुपये 71 पैसे सब्सिडी जो मिलती थी ग्राहकों को, आज भी वही मिल रही है। इस तरह से सब्सिडी के नाम पर एक बड़ा घोटाला निकल कर आया है, जिसमें करोड़ों और हज़ारों करोड़ रुपये का चूना जो है जनता को लगाया जा रहा है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।